चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट आर्टिकल। आज का जो पहला आर्टिकल है वो वही है जो कल स्किप हुआ था, 52 सैटेलाइट्स वाला। इसमें हाँ, पहले ऑब्जर्वर था। इवन मंगोलिया भी ऑब्जर्वर है, अभी तक ऑब्जर्वर ही है। टोटल मेंबर आपको इसमें अब 10 मिलेंगे। जो 24 में ऐड हुआ था वो बेलारूस था, पहले ऑब्जर्वर था। ईरान भी ऑब्जर्वर ही था पहले, हम भी ऑब्जर्वर ही थे, बाद में मेंबर्स बने थे। ठीक है जी। तो पहला आर्टिकल आपका सैटेलाइट को लेके है कि 52 सर्वेलियांस के पर्पस से सैटेलाइट्स लॉन्च करी जाएंगी। और जो दूसरा आर्टिकल है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इंडियन इकोनॉमी जब आप पढ़ोगे वहां पे एक सीधा सा आर्टिकल लिखा हुआ है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसके बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे, इंडिया ने कब अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए थे। अब देखो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी किसी पर्टिकुलर पर्पज से, ठीक है। तो ये अगर बिल्कुल हम लेमन शब्दों में देखेंगे बाकी इसको डिटेल में। देन देयर इज वन आइलैंड जिसका नाम है टोकारा। टोकारा आइलैंड में 1000 झटके लगे भूकंप के, और ये कहां पे लोकेटेड है? तो आंसर इज, क्या लगता है कहां पे होगा? जापान। सबसे ज्यादा जो फ्रेजाइल लोकेशन है कहीं ना कहीं जापान ही आपको मिलती है, तो लोकेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। प्लस अर्थक्वेक का क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया था, हर बार ही पूछा जाता है, आपकी ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर आरबीआई ने एक नया प्लेटफॉर्म रिलीज करा है, जल्दी से आ जाओ। दैट इज अबाउट पेमेंट सिस्टम, ठीक है, कि इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म हम बनाएंगे। आजकल फ्रॉड वाली एक्टिविटीज काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी हैं, तो आरबीआई उसको ही टैकल करने के लिए ये प्लेटफॉर्म लेके आया है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इनको अवार्ड दिया गया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा कि इन्होंने अपना जो पर्पस है वो बहुत अच्छे से निभाया है। बट डू रिमेंबर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इनको अवार्ड दिया है। यहाँ पे दो शब्द है, एक पोस्ट है और एक बैंक लिखा हुआ है। बैंक देख के ही आपको एकदम से फाइनेंस मिनिस्ट्री हिट कर सकती है कि इसका आंसर फाइनेंस मिनिस्ट्री होगा, पर ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है। कैसे आता है उसको आज देखेंगे। देन जो नेक्स्ट आर्टिकल आपका एक स्किप हुआ था, दैट इज अबाउट जो इजिप्ट के अंदर एक पॉटरी का कॉफिन मिला हुआ था। कॉफिन कैसी शेप का होता है? जनरली रेक्टेंगुलर शेप का देखते हो ना, उसी में बॉडीज को रखा जाता है। पर यहाँ पे देखना पॉट रखा हुआ था, कैसे, कौन सी लोकेशन है वो देखेंगे। और जब भी ऐसी कोई बॉडी का डीएनए आप टेस्ट करते हो तो वो क्वेश्चन आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जाम पूछते हैं। जैसे डेनिसोवान, सुना है कभी डेनिसोवान वर्ड? तो वो जो डेनिसोवान था ये अर्लियर ह्यूमन बीइंग था जो अब एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो इसके डीएनए पे जब 2018 में स्टडी हुई थी तो पेपर में उस पर क्वेश्चन आया हुआ था। तो अभी दिस इज द रिसेंट वन, ये आपको ध्यान में रखना है। करें फिर स्टार्ट, ठीक है। कोई बिल्कुल फ्रेश आज ही शुरू कर रहा है कोई स्टूडेंट? आप, नाम आपका? सीमा। पहले करंट अफेयर्स पढ़े? नहीं। न्यूज़पेपर देखा है? बस न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स होते हैं सिलेबस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, उनको ही हम स्टडी करेंगे, ठीक है। चलो ओके, ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है जी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट आर्टिकल। छोटा सा आर्टिकल है कि इंडिया ने बोला है हम अपनी 52 सैटेलाइट्स को प्रिसीजन सर्वेलियांस के लिए लॉन्च करेंगे। खर्चा खूब सारा आएगा और इसकी अनाउंसमेंट वैसे 2024 में कर दी गई थी, पर आपको पता है इंडिया की एक अजीब सी हैबिट है एक्शन टेकिंग की। एक्शन नहीं ले पाते। जैसे आप भी डिसाइड करते हो कि सुबह जल्दी उठना है, पर उठ नहीं पाते, वही वाली गवर्नमेंट्स में भी देखने को मिलेंगी। तो 52 सैटेलाइट्स के ऊपर फोकस करा गया है, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट यानी कि हमारा इसरो भी इन्वॉल्व है, प्लस प्राइवेट कंपनीज का भी रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हुआ क्या, 2025 में आपको पता है पहलगाम अटैक होता है, जिसके अगेंस्ट हमने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट करा। पर वहां से हमें एक लेसन मिलता है कि हमारे पास बेशक बहुत सारी ऐसी प्रिसीजन सैटेलाइट्स अवेलेबल हैं जिसके जरिए हम एनिमी की मोबिलाइजेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, पर अभी और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। तो उसी के बिहाफ पे हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है प्लस सेंटर आप बोलो ओवरऑल, तो उन्होंने बोला कि अच्छा एक प्रोजेक्ट तो किया था हमने लॉन्च, जिसमें 52 सैटेलाइट्स डिप्लॉय करने की बात करी थी, सिर्फ मिलिट्री पर्पज से उनको हम यूज करेंगे। तो उसी को दोबारा से दोहराया और इसमें अब नेक्स्ट जनरेशन के फीचर आपको मिलेंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप कोडिंग्स करोगे एंड ऑल, आप देखते हो ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या आया था इसके अंडर? मशीन लर्निंग, देन डीप लर्निंग। तो ये सारे प्रोसीजर्स को यूज किया जाएगा और सैटेलाइट्स के अंदर ये फीचर्स डिप्लॉय करे जाएंगे। इसके अलावा मेनली जो पिक्चर कैप्चरिंग होती है वो डे टाइम में तो इजी होती है, ठीक है, कैमरा के जरिए भी आप इजीली कैप्चर कर सकते हो। रात को आपको फ्लैश लाइट चाहिए होगी, सेम फीचर अब हम सैटेलाइट्स के अंदर भी ऐड करेंगे। इसी वजह से आप एक वर्ड सुनोगे अब काफी अर्जे तक, दैट इज नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट्स। नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट, जिसमें आज के टाइम पे जो टेक्नोलॉजीज इमर्ज कर रही हैं उनको हम ऐड करेंगे, और जो टेक्नोलॉजीज इमर्ज कर रही हैं उनको हम कहते हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजी।
इनके बिना अगर आपको लीडर बनना है तो पॉसिबल ही नहीं है। इन टेक्नोलॉजीज को आपको डेवलप करना ही पड़ेगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ये सारे एग्जांपल्स हैं, इंक्लूडिंग क्वांटम कंप्यूटिंग आप सुनते हो तो वो भी इसी में इंक्लूडेड है। मतलब जो भी नई सी टेक्नोलॉजी आपने सुन ली वो सारी किसमें आएंगी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी के अंदर। अच्छा, न्यूज में आज एक और आपने सुना होगा, अगेन अटैक से रिलेटेड था, रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट आपको पता है, वहां पे एक ड्रोन का नाम आया है आज, शाहिद। ये जो शाहिद ड्रोन्स हैं ये रशिया के हैं और इन्होंने यूक्रेनियन टेरिटरी के ऊपर अटैक्स करे, जिसमें से बहुत सारे सिविलियन की डेथ हुई है अभी। तो ये ड्रोन भी ध्यान में रखोगे आप, शाहिद ड्रोन्स, ये किस कंट्री के हैं, नाम से आपको ऐसे लगेगा कोई मुस्लिम कंट्री होगी, पर ये आ जाते हैं किसके, रशिया के। वैसे ही जैसे सदन मिसाइल, सदन आपने इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था, पर सदन मिसाइल की अगर बात करें तो वो रशिया की थी, ठीक है। तो ये शाहिद, ये ड्रोन्स है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। कोई ऐसा जिसे ड्रोन्स के बारे में ना पता हो? सभी को पता है ना, ठीक है, ड्रोन्स आप काफी सुनते आए हो। बाकी इसमें रेडार इमेजिंग कैपेबिलिटीज ऐड करेंगे, इंफ्रारेड्स का यूज करेंगे, ताकि नाइट को अगर कोई इमेजिंग करनी है, रात के टाइम पे कोई इमेजिंग करनी है, वो इजीली करी जा सके। नाउ कितना खर्चा होगा, तो लगभग 26,000 करोड़ रुपए का खर्चा होने वाला है, 3.2 बिलियन, क्योंकि आपको नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी ऐड करनी है इसमें, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, तो पैसा तो खूब लगेगा। एंड उसके बाद 21 जो सैटेलाइट्स होंगी उनको इसरो डिप्लॉय करेगा, जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगी वो करेंगे। एंड जो 31 आपकी बाकी की सैटेलाइट्स बची उनको प्राइवेट कंपनीज हैंडल करने वाली हैं। ये वाले क्वेश्चन यूपीएससी इतना स्पेसिफिक तो नहीं पूछता, पर आपके स्टेट एग्जाम्स में काफी आते हैं। देन डिफेंस स्पेस एजेंसी ने बोला था कि जो ऑपरेशन सिंदूर था, बेशक यहाँ पे वेलर काफी स्ट्रांग था हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स का, बट स्टिल हमें ये सैटेलाइट लॉन्चिंग करनी ही पड़ेगी, जिसमें हमें और ज्यादा प्रिसीजन मिल सके विद रिस्पेक्ट टू एनिमी की क्या मोबिलाइजेशन है। अब इंडिया के पास कौन कौन सी सैटेलाइट्स है? अब एक अच्छा, सैटेलाइट होती क्या है? अभी आपने एक एक्सियोम मिशन के बारे में सुना? जिन्होंने तो पढ़ लिया वो छोड़ो, बाकी जो नए स्टूडेंट्स हैं, शुक्ला जी के नाम सुना होगा आपने कि अभी स्पेस में गए हैं, सेकंड इंडियन है, मतलब सिटीजनशिप के हिसाब से अगर देखें तो उसमें एक टर्म आ रही थी ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट। तो जब भी कभी शब्द दिखे ना स्पेस क्राफ्ट, इसका मतलब है इसके अंदर क्रू मेंबर्स बैठ के जाते हैं। क्रू मेंबर्स हो सकते हैं, मे बी आप रोबोट को भेज रहे हो तो वो भी किसके अंदर बैठ के जाता है, स्पेस क्राफ्ट। जैसे फूल की पंखुड़ियां खुलती है ना, बस वैसे ओपनिंग होती है इन स्पेस क्राफ्ट की। एंड जो सैटेलाइट होती है किसी पर्पज से आपने भेजी होती है, आपको कहीं पे कम्युनिकेशन रिलेटेड डेटा चाहिए तो उसके लिए आपने भेज दी, यहाँ पे सर्विलियांस के पर्पज से आपने भेज दी। इन शॉर्ट यहाँ पे ह्यूमन बीइंग बैठ के नहीं जाते, ठीक है। तो दो थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे क्रू मेंबर्स के लिए स्पेसक्राफ्ट बनाए जाते हैं, जबकि सैटेलाइट हम किसी पर्पज से भेजते हैं, किसी ऑब्जेक्टिव से भेजते हैं। हाँ, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, यस। और रॉकेट कौन सा था? फैल्कन 9, ठीक है। अच्छा, अब इंडिया की कौन कौन सी ऐसी सैटेलाइट हैं जो आर्मी के लिए हमने डिप्लॉय करके रखी हैं? सबसे पहले कार्टो। कार्टो वर्ड से क्या लग रहा है आपको, किस चीज के बारे में बता रहे हैं? मैप की स्टडी को क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ की ऑब्जर्वेशन करते हैं। जब भी आप अर्थ को इमेजिन करते हो क्या दिखता है आपको? सारा ब्लू ब्लू ही दिख रहा है, थोड़ा ग्रीन भी दिखेगा, और जिसने तैयारी थोड़ी डीप कर ली है उसको मैप भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे कार्टोसैट का पर्पस रहेगा पूरी की पूरी अर्थ की ऑब्जर्वेशन करना। एंड दूसरी है रीसेट, रेडार इमेजिंग सैटेलाइट। ये ऑल वेदर सैटेलाइट हैं, जैसा मर्जी मौसम हो उसमें आपको ये डेटा रिट्रीव करके दे देता है। आज तक हम इन्हीं पे ज्यादा रिलायंट है, तो इसी को अब थोड़ा सा और ज्यादा बूस्ट करने की ट्राई करेंगे, तभी हमने ये 52 सैटेलाइट्स का जो प्रोग्राम 2024 में अनाउंस करा था, अब उस पर एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। खैर अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इसको 2026 तक बोला है कि ये सैटेलाइट्स बनके तैयार होंगी, ठीक है। डन यहां तक लगे इस आर्टिकल के बारे में पता? ये मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट था, जो चीजें हमने थ्योरेटिकल सी पढ़ी वो आपके मेंस के अंदर आएंगी, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, विच इज अबाउट टोकारा आइलैंड। सबसे पहले हमने बोला कि ये आइलैंड कहां पे लोकेटेड है? जापान। तो मैच द फॉलोइंग में आते हैं क्वेश्चन। ज्योग्राफी तो आपकी आई फैक्चुअल रही है अब पेपर्स के अंदर, तो टोकारा आइलैंड आ जाएगा जापान में। जापान के आपको 4 पार्ट्स मिलते हैं, बहुत ही इजी भी बोलोगे, थोड़े टफ भी लग सकते हैं, थोड़े दिन के बाद मैं पूछूंगी। सबसे पहले आएगा होकाइडो, देन आता है हॉन्शू, फिर शिकोकू और फिर क्यूशू। आज हमें जाना है चौथे वाले पार्ट पे, दिस वन, ये है क्यूशू। यहाँ पे आपको एक आइलैंड मिलेगा जिसका नाम है अमामी आइलैंड। मतलब अगर क्यूशू आइलैंड के बिल्कुल टिप पे आप जाते हो, आगे तो छोटे छोटे और आइलैंड्स आपको दिख रहे होंगे, पर ये वाला जो आइलैंड है दिस इज अमामी आइलैंड। अब इस अमामी आइलैंड के भी थोड़ा सा ऊपर आ जाओ इस पोर्शन पे, यहाँ पे लोकेटेड है आपका टोकारा
आइलैंड। यहाँ पे 1000 झटके लगे हैं अर्थक्वेक के, इस वजह से ये लोकेशन इंपॉर्टेंट थी। पर टॉपिक यहाँ से एक ही निकल के आता है, विच इज क्या होगा, अर्थक्वेक, वो जो ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट। बाकी टोकारा आइलैंड, आपको और भी आइलैंड कंट्रीज हैं जिसके लिए आप शब्द यूज करते हो, आर्कीपिलागो। हाँ जी, आर्कीपिलागो का क्या मतलब होता है यश? आर्कीपिलागो, ऑनलाइन वाले आंसर लिख सकते हैं। यश नहीं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, एक टर्म मिसिंग है, एक वर्ड ऐड कर दो फिर ये कंप्लीट हो जाएगी। करेगा कोई ट्राई? ग्रुप ऑफ आइलैंड बिल्कुल सही है, एक शब्द यहाँ पे मिसिंग है, ग्रुप ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड्स। ठीक है, जो वॉल्केनो की वजह से आइलैंड्स बने थे उनको ही आप क्या बोलते हो, आर्कीपिलागो। तो जब ऑप्शन में बहुत सारे आइलैंड्स आते हैं तो आप लिटरली कंफ्यूज होते हो। जैसे एक क्वेश्चन में कनव भी कंफ्यूज हुए थे, इन्होंने हिमाचल का पेपर दिया था इस बार, तो वहां पे ऑप्शन बहुत नियर बाय थे, तब आपको कंफ्यूजन होती है, अदरवाइज कोई इतना कंफ्यूजिंग ये नहीं है। टोकारा आइलैंड, तो मोर देन 1000 अर्थक्वेक्स यहाँ पे हिट हुए हैं ऑन द सदर्न जापान। क्यूशू वाले की बात करी गई है, अमामी आइलैंड से ऊपर। अमामी आइलैंड टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से इसकी लोकेशन दी गई थी। एंड तोशिमा, यहाँ पे आपको एक जापान का लॉन्गेस्ट विलेज भी देखने को मिलता है, तोशिमा, लॉन्गेस्ट विलेज ऑफ जापान। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी प्लेट्स आपको दिखती हैं। अच्छा, इसको भी छोड़ो, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। सबसे पहले अगर आप अर्थ का स्ट्रक्चर देखते हो तो बाहर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट। अब जैसे केक होता है, केक को जब आप पीसेस में कट करते हो अंदर तक मटेरियल होता है ना, तो अभी अर्थ तो हम 2D में ही देखेंगे, यहाँ पे 3D मुझे आता नहीं है बनाने। तो जैसे जैसे आप अंदर की तरफ चलोगे अगली लेयर आपको क्या मिलती है, मेंटल, फिर मेंटल के भी अंदर जाओगे देन कोर। और क्या बोला जाता है, कोर के अंदर टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई है, और यहाँ पे आयरन आपको किस फॉर्म में मिलता है, मोल्टन फॉर्म में, बिल्कुल पिघला हुआ। अब देखो ऊपर बिल्कुल सॉलिड स्ट्रक्चर है, अंदर आपको यहाँ पे जैसे एक और मटेरियल मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, एस्थीनोस्फेयर, एस्थीनोस्फेयर। अब ये जो एस्थीनोस्फेयर है ये आपको प्लास्टिक स्टेज में मिलता है, ना तो ज्यादा लिक्विड है ना तो बिल्कुल सॉलिड है। ठीक है, अगेन एक चीज आप नोटिस कर रहे हो कि ऊपर आपको क्या मिल रहा है, सॉलिड, पर जैसे जैसे आप अंदर की तरफ को जा रहे हो तो आपको क्या मिल रही है, लिक्विडिटी। अब लिक्विड के ऊपर अगर सॉलिड फ्लोट करता रहेगा तो बीच बीच में डिस्टर्बेंसेस तो आएंगी, और जब ये डिस्टर्बेंसेस आती हैं तब आपको क्या फील होते हैं, अर्थक्वेक। छोटे छोटे अर्थक्वेक तो आके चले जाते हैं, उनका पता तक नहीं लगता है, पर जो सरफेस पे पहुंच जाते हैं उनका पूरा पता चलता है। अब अर्थक्वेक के जो कॉजेज हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं। नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन एक्टिविटी से। ह्यूमन एक्टिविटी के लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हो आप, क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजिकल, ये वर्ड भी हो सकता है एंथ्रोपोलॉजिकल। अब बड़े बड़े डैम्स बनाए गए हैं, आप एक काम करना है, एक दिन 2 जग उठाना पानी के, और कितने फ्लोर हैं आपके घर पे, 1 2 3, जितने भी होंगे नीचे से चलना है ऊपर तक, फिर दोबारा से नीचे आना है, वो जगह ऐसे ही उठाए रखने हैं बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। आपको एक टाइम पे ऐसे होगा कि मेरे हार्ट ना टूटने को हो चुके हैं, तो हमने क्या किया है, अर्थ के ऊपर क्या बना रखे हैं, बड़े बड़े डैम्स। डैम्स कितना रिजर्वोयर होल्ड करके बैठा हुआ है, कितना पानी उसमें स्टोर हो रखा है, तो उससे अर्थ के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ता होगा, पड़ता है, इंडीड पड़ता है। अंदर लिक्विड है सारी स्टेज, और सॉलिड के ऊपर आपने डैम बना के रखे हुए हैं, तो जब भी डैम्स हैं ये कहीं ना कहीं अर्थक्वेक को इंड्यूस करते हैं। नंबर 2, आजकल माइनिंग का कॉन्सेप्ट आप सुनते हो, पहले छोटी मोटी माइनिंग्स हुआ करती थी, आजकल लार्ज स्केल पे होती है। जैसे टनल्स की जब कंस्ट्रक्शन करी जाती है तो बड़ी बड़ी पहाड़ियां आपको तोड़नी पड़ती है। हिमाचल जाना, भी टनल्स बन गई हैं, वहां पे पहाड़ी आ रही है एक नीचे को कि मेरा पत्थर अलग कैसे किया मुझसे, वो बिल्कुल ही उसके साथ जुड़ने को हो चुका है, एक लेन पूरी बंद पड़ी हुई है। नेट्स लगा दिए सरकार ने कि नेट लगा देते हैं, क्या पता पत्थर रुक जाए, नेट ऐसे फटके आए कि नेट दिख भी नहीं रहेगी, लगे थे कभी वहां पे। तो एनीवेज हमने क्या किया, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करी जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर स्ट्रेस जरूर आया, तो उससे भी क्या इंड्यूस हो रहे हैं, अर्थक्वेक्स। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप इंक्लूड कर सकते हो, कहीं पे आपने ब्लास्टिंग करी है, जैसे टनलिंग का एग्जाम्पल आ गया, माइनिंग आप कर रहे हो, तो इनकी वजह से भी क्या हो सकता है, अर्थक्वेक आ सकते हैं। सबसे डेंजरस तो तब होगा जब डीप सी में आप जाओगे। अभी तो छोटी छोटी ड्रिलिंग्स चल रही है कि पता है वहां पे मिनरल्स अवेलेबल है, छोटी मोटी ड्रिलिंग चल जाती है। जब जिस दिन ना सबसे ज्यादा मिनरल्स मिलेंगे उस दिन आप देखोगे कि बिल्कुल बेस में, जो समंदर के बेसिस है, वहां पे अर्थक्वेक्स आएंगे, फिर पता नहीं क्या होगा, कौन सी ट्रेजेडी होगी, वी डोंट नो। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी अर्थक्वेक इंड्यूस हो सकते हैं। पर ये जो केसेस आपको मिलेंगे लगभग आप 10% लेके चलोगे, बहुत कम है। मेजोरिटी ऑफ द अर्थक्वेक कैसे होते हैं, नेचुरल, और ये मल्टीपल रीजंस की वजह से हो सकते हैं। सबसे नंबर 1 जो रीजन आता है वो है टेक्टोनिक प्लेट्स। सुनते हो ना आपकी प्लेट्स आपस में हिली, न्यूज में बस इतना ही बताते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मूव हुई।
कन्वर्ज हुई, आपस में टकराई, या डाइवर्ज हुई, आपस से दूर गई, ये नहीं बताते। तो ये जो प्लेट्स होती हैं कई बार क्या करती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं। जब टकराएंगी तो ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज करेगी, अर्थक्वेक आपको फील होगा। दूसरा, डाइवर्ज कर सकती है। डाइवर्ज का मतलब है एक दूसरे से दूर जाएंगी। तो मे बी यहाँ पे वॉल्केनो इरप्ट होने वाला हो, तो उस केस में भी आपको अर्थक्वेक्स देखने को मिल सकते हैं। देन वॉल्केनिक एक्टिविटी इसी के साथ एसोसिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स याद रखना। जिस पॉइंट पे एक फॉल्ट क्रिएट होता है, फॉल्ट क्या होता है, गलती क्रिएट हुई, नॉर्मल रॉक थी, उस पर कोई फॉल्ट लाइन आ गई, मतलब स्ट्रेस पड़ा, बीच से वो टूट गई, दरार पड़ गई। अब उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जहां से वो एनर्जी रिलीज होना शुरू होती है, जहां पे वो फॉल्ट क्रिएट हुआ, हाइपोसेंटर। ये वो पॉइंट होता है जहां पे ये एक्चुअल में फॉल्टिंग क्रिएट हुई, जहां पे वो पत्थर पहले नॉर्मल था पर एक्चुअल में उसमें कोई छोटा सा स्ट्रेस क्रिएट हुआ। तो जिस पॉइंट से ये शुरू होगा उसको क्या बोलते हो आप, हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर की जगह पे एक और शब्द लिखा होता है, फोकस। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट जहां पे एक्चुअल में फॉल्ट क्रिएट हुआ। अब क्या होगा, या तो अर्थ के अंदर ही रह गया तो आपको उतना पता भी नहीं चलेगा कि अर्थक्वेक आया, पर जिस दिन ये सरफेस पे पहुंचेगा बिल्कुल 90 डिग्री जाएगा। जिस पॉइंट पे सबसे पहले आप अर्थ सरफेस पे एनर्जी को फील करोगे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एपिसेंटर। यस, एपिसेंटर। फिर यहां से मल्टीपल वेव जनरेट होती हैं। एक होती है पी वेव, जो आप सॉलिड और लिक्विड से फ्लो करते हुए देखोगे। देन होगी एस वेव, स्लो मूविंग होगी और ये आपके सॉलिड से फ्लो करती है। फिर आती है सरफेस वेव, जिसमें एक लव वेव आती है, और लव देखो नाम ही ऐसा है जो सबको बर्बाद कर देता है। तो जो बर्बादी होती है अर्थक्वेक की वजह से, दैट इज बिकॉज ऑफ लव वेव्स, जो कि एक सरफेस वेव का ही पार्ट है। लग गया थोड़ा सा आइडिया। बाकी अर्थक्वेक के ऊपर एक प्रॉपर लेक्चर होता है, उसमें आप और डिटेल में इसको करोगे। हाँ जी अनिल, अभी तो बस हमने जस्ट इसको टच ही किया। इनर कोर, आउटर कोर, वो अभी इंटीरियर ऑफ अर्थ में आप पढ़ोगे। एस्थीनोस्फेयर, मेंटल के भी फर्दर पार्ट्स होते हैं, क्रस्ट के भी फर्दर पार्ट्स होते हैं, कौन सा मेटल किसके ऊपर ज्यादा अबंडेंट है वो सारा आप ज्योग्राफी में देखोगे। यहां तक क्लियर हुआ। ये फोकस और एपिसेंटर आप ध्यान में रखेंगे। सीडीएस के पेपर में बहुत रिपीटेड सा क्वेश्चन है, अगर कोई देता है एग्जाम तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, आपने इसको पढ़ लिया। डन यहां तक। तो टोकारा आइलैंड कहां पे था, जापान, और जापान के भी कौन हिस्से में, क्यूशू वाले में। अमामी आइलैंड के साउथ में, नॉर्थ में। ठीक है, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन थोड़े ध्यान में रखेंगे, नॉर्थ में पड़ेगा। ओके, एक आर्टिकल जिसकी पिक्चर आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलेगी, दैट इज अबाउट द अनाउंसमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इन्होंने एक अपना विजन डॉक्यूमेंट रिलीज करा है। क्या होता है विजन डॉक्यूमेंट, नाम से बताओ। जिसके ऊपर फ्यूचर लिखा है, विजन। विजन आ गया, फिर डॉक्यूमेंट, एक पर्चा है जिसके ऊपर फ्यूचर के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के मिनरल वाले टॉपिक में ये आर्टिकल आपका आ जाएगा। इवन ज्योग्राफी में भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, वहां पे भी आप मिनरल्स के बारे में पढ़ते हो, पर अभी हम इसको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। हाँ जी, फ्यूचर पॉलिसीज के ऊपर फोकस करा जाएगा। तो ये विजन डॉक्यूमेंट देखो, 2 चीजों के ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हैं, एक है एल्यूमिनियम और दूसरा है कॉपर। पहले तो मुझे एक फॉरेन कंट्री बताओ जहां पे कॉपर के रिजर्व्स आपने पढ़े थे, चिली। और चिली में भी क्या थी लोकेशन, चुकीकामाटा। तो बस उसी का मेंशन करा हुआ है आज हमारे इस विजन डॉक्यूमेंट में भी। ये देखो, जब आप साउथ अमेरिका जाते हो, यहाँ पे एक चिली की तरह आपको कंट्री मिलेगी, और यहाँ पे ही एक छोटी सी लोकेशन है, सी से चिली, सी से ही चुकीकामाटा, और चुकीकामाटा में आपको सी से ही कॉपर के रिजर्व मिलते हैं। तो इसको ऐसे ही याद रखेंगे आप, सी से ही हो गया, 3 सीज आएंगे। अब याद रखना, एल्यूमिनियम का सबसे कॉमन ओर कौन सा होता है, बॉक्साइट। ठीक है, अब ये बॉक्साइट, मैंने बोला एक वर्ड, दैट इज ओर। ओर का मतलब क्या होता है, ठीक है, उसमें मिनरल्स होंगे। जैसे बॉक्साइट के अंदर क्या क्या होते हैं, बॉक्साइट, मैंने बोला ओर। ओर जो होता है ये मल्टीपल मिनरल्स का एक कॉम्प्लेक्स होता है, पर वो आपको सारे नहीं चाहिए होते, आपको सिर्फ एल्यूमिनियम इससे निकालना है। जैसे बॉक्साइट है एक तरफ, दूसरा कौन सा बोला था, कॉपर। कॉपर तो वैसे हमें कॉपर की फॉर्म में मिल जाते हैं, पर उसके भी ओर्स होते हैं, जैसे चाल्को पायराइट। चाल्को पायराइट, अभी लग जाएगा आपको पता, ये ओर्स है, ये दोनों ओर्स हैं, चाल्को पायराइट और इस तरफ बॉक्साइट। चाल्को पायराइट को जब आप देखोगे, इसमें आपको कॉपर मिलेगा, इसमें आपको आयरन मिलेगा, इसमें आपको सल्फर भी मिलेगा, पर आपको चाहिए कौन सा भी, सिर्फ कॉपर की फॉर्म। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये रिमूव करने पड़ेंगे। तो रिमूव करने पड़ेंगे ना, जब इनको हम रिमूव कर देंगे, सिर्फ मेरे पास कॉपर बचेगा। उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, स्मेल्टिंग। अच्छा, आपने देखा होगा केक के ऊपर ना चॉकलेट सी लगाई होती है कई बार, पर जब उसको आप बाहर निकालते हो तो उसके साथ केक का कुछ रेमिनेंट लगा हुआ रह जाता है। तो स्मेल्टिंग में भी क्या होता है, कॉपर के साथ थोड़े बहुत आयरन के, सल्फर के रेमिनेंट्स बच जाएंगे। तो इसको आपको साफ करना पड़ेगा। कैसे साफ करते हो फिर चॉकलेट को,
मुंह से करते हो, जीभ से करते हो, चाट रहे होते हो ना उसको कि ये साफ हो जाए, बस चॉकलेट का आनंद लेना है। तो सेम स्मेल्टिंग के बाद करी जाती है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में क्या किया, वो जो थोड़ी बहुत आयरन की या फिर सल्फर की रेमिनेंट्स बचे थे कॉपर के साथ, उसको भी रिमूव करेंगे और आपके पास क्या आ जाएगी, प्योर मेटल विच इज कॉपर। अब जिस भी काम के लिए आपको कॉपर का यूज करना है, वायर बनानी है, सेमीकंडक्टर बनाने हैं, माइक्रोचिप्स बनाने हैं, अब ये कॉपर रेडी है। लग गया पता? तो स्मेल्टिंग क्या थी, ओर से आपने एक मेटल को एक्सट्रैक्ट करा जो आपको चाहिए था। एंड रिफाइनिंग में क्या किया, उसको और रिफाइन किया और साफ कर दिया कि जो थोड़े बहुत रेमिनेंट भी बचे हुए थे उसको भी रिमूव करा और निकाल लिया हमने उसमें से कॉपर। सेम आपका बॉक्साइट होता है, इसमें एल्यूमिनियम भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है, पर ये अपने काम की नहीं है। तो इसमें से हम सिर्फ क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे, एल्यूमिनियम। प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्मेल्टिंग। पर अगर थोड़ी बहुत ऑक्सीजन के कंपोनेंट्स बचे होंगे उनको भी रिमूव कर दिया तो उसके बाद उसको क्या बोल देंगे, रिफाइनिंग। लगेगा वर्ड्स पता, स्टेट एग्जाम में आते हैं, स्मेल्टिंग रिफाइनिंग और वाला चैप्टर है तो ध्यान रखेंगे आप। अब देख लेते हैं विजन डॉक्यूमेंट में क्या बोला हुआ है। सबसे पहले तो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल माइनिंग पे। अभी अर्थक्वेक पढ़ के आए, वहां पे भी माइनिंग वर्ड आया। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि थोड़े आदमियों की तरह हमें माइनिंग करनी है, मतलब ऐसे नहीं कि एक्सप्लॉइट ही कर दिया हमने जमीन को भी और रिसोर्सेज को भी, तो एक्सप्लॉइटेशन नहीं करनी है। और सस्टेनेबल जब भी वर्ड आता है तो यहाँ पे हम किस पे फोकस करते हैं, फ्यूचर के ऊपर, कि आज के टाइम पे जो आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचने चाहिए, दैट इज सस्टेनेबल यूसेज। तो ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल माइनिंग के ऊपर, इसको इंडिया में ही ऑर्गेनाइज करा गया था। वेन्यू है इसका हैदराबाद। नेशनल कमेटी ऑफ वर्ल्ड माइनिंग है, मतलब ये हमारी वो बॉडी है जो अगर मान लो हैदराबाद के कहीं और होती, किसी फॉरेन कंट्री के अंदर होती, तो ये वाली कमेटी जाती है वहां पे, दैट इज नेशनल कमेटी ऑफ वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस। ध्यान से सुनो, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब होता है, मीटिंग ऑन सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल माइनिंग। ये कॉन्फ्रेंस का नाम है, मीटिंग का नाम है, जो हर साल होगी, डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर होगी। इंडिया की तरफ से कौन सी कमेटी आती है, तो उसका नाम है नेशनल कमेटी ऑफ वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस। कांग्रेस का भी क्या मतलब होता है, यहाँ पे सरकार से लेना देना नहीं है इसका। कांग्रेस का मतलब क्या होता है, अगेन मीटिंग पॉइंट, तो कांग्रेस का भी वही मतलब है यहाँ पे। देन आती है लोकेशन, वेन्यू। तो वेन्यू इस बार कहां पे था, हैदराबाद में था। ये नाम भी फिक्स है, ये नाम भी फिक्स है, ये वेन्यू चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इस बार इंडिया ने इसको ऑर्गेनाइज करा हुआ था, डू रिमेंबर। हाँ जी ऑनलाइन, ठीक है, गुड। चिली चुकी कमाटा, चिली बॉक्साइट, बॉक्साइट, ठीक है। लगे पता वेन्यू एंड ऑल, कौन सी कमेटी जाती है इंडिया की और क्या नाम है कॉन्फ्रेंस का, वो थोड़ा सा आपने आइडिया रखना है। इस बार हैदराबाद का था जो 2025 का है। अब आते हैं विजन डॉक्यूमेंट पे। कुछ भी बनाना है आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, राइट। रॉ मटेरियल क्या होता है, अच्छा बिल्कुल लेमन वर्ड्स में जाएंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। एक रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, एक फाइनल मटेरियल होता है या फाइनल गुड बोल लेंगे, और एक इंटरमीडिएट भी होता है, इंटरमीडिएट गुड। मुझे एग्जाम्पल दो बढ़िया सा जिसमें ये तीनों चीजें जस्टिफाई हों। चीनी किस में आएगा, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे क्या किया आपने, पहले शुगर केन को उठाया, आपने क्या किया, आपने चीनी को रॉ मटेरियल यूज करा या एज अ फाइनल गुड यूज करा, ठीक है। रुको, आपने चाय बनाई, ये मान लो कंटेनर है ऐसा जैसा होता है, इसमें दूध भी डाला था, चीनी भी डाली थी, और क्या डाला, चाय पत्ती होगी, और जो भी मसाले मसूले डलते हैं वो सब डाल दिया। यहाँ पे हम सिर्फ दूध और चीनी पे बात करते हैं। अब चीनी कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर हुई होगी, पर जब चाय बनाई तो उसके लिए तो वो रॉ मटेरियल थी। सेम दालों का केस आ जाएगा, आपने जब दाल बनाई होगी, आपने प्याज टमाटर पता नहीं क्या क्या लगाया होगा उसके अंदर, तो पहले तो वो रॉ मटेरियल था ना, पर जब उधर यूज कर रहे हो दोबारा से वो रॉ मटेरियल की फॉर्म आएगी। अब जैसे नीतीश ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, जैसे शुगर केन है, अब शुगर केन और चीनी यहाँ पे लिख लेते हैं, फाइनल गुड शुगर, बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज आई होगी ना, ना तो वो चीनी की तरह लग रहा था ना तो शुगर केन की तरह लग रहा था। आप उसको मैन्युफैक्चर करने की ट्राई कर रहे थे कि वो जो दाने की फॉर्म होती है, व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, उसमें मुझे कन्वर्ट करना है। पर बीच में आप देखोगे ब्राउन कलर की भी एक स्टेज आएगी, तो वो तो ना तो चीनी है, ठीक है, ना तो वो शुगर केन बचा हुआ है, जैसे आपको प्रॉपर लकड़ी दिख रही थी वो वैसा भी नहीं बचा है, तो उस गुड को क्या बोल देते हो आप, इंटरमीडिएट, जहां पे आपको पता ही नहीं अभी अगली जो प्रोडक्ट आएगी वो क्या बनेगी। पता तो है रिटर्न फॉर्म में, पर इस स्टेज पे पता नहीं लग रहा है कि कौन सी फाइनल प्रोडक्ट आने वाली है। अब यहाँ पे लिखा है रॉ मटेरियल, आपको बैटरी बनानी है या सेमीकंडक्टर्स बनाने हैं तो कुछ तो रॉ मटेरियल चाहिए, एलिमेंट्स तो चाहिए। लिथियम एग्जांपल ले लेते हैं, पर लिथियम तो आपके कहां पे मिला था, जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में।
क्यों नहीं उसको यूज कर रहे, जबकि इंडिया 7th रैंक पे आ जाता है अगर इस लिथियम को यूज करता है। सुना था ना ये सभी में, जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम के रिजर्व्स निकले हैं, पर यूज क्यों नहीं कर पाए? एक तो एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा टफ थी इस लोकेशन पे, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी गुड पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं है कि इतनी टफ एक्सट्रैक्शन हम उस लोकेशन पे कर सकते। तीसरा, जो ज्योग्राफी है उस एरिया की वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है, तो मे भी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर टैकल ही ना कर पाए जब आप उसकी एक्सट्रैक्शन करोगे। तो मिल तो गया पर वो किसी काम का नहीं हुआ। अभी आपने अगर सुना हो थोड़े बहुत, बीबीसी छोड़ो उसको, तो फर्स्ट पोस्ट की न्यूज देख लिया करो, तो उसमें बोला कि अर्जेंटीना के साथ हमने लिथियम के लिए दोबारा से एसोसिएशन करने की ट्राई करी हुई है। कल पूरा मुद्दा देखेंगे क्या है लिथियम ट्रायंगल, और इंडिया भी उस लिथियम ट्रायंगल का पूरा डेफिनेट पार्ट बनना चाहता है। क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि अपने पास लिथियम के रिजर्व्स नहीं है, और कटिंग एज टेक्नोलॉजी, अभी बोला कि आने वाले टाइम में जो भी टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट होने वाली है वो हमारे पास होनी चाहिए, पर जब एलिमेंट्स ही नहीं है तो कहाँ से होनी चाहिए? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? कोलैबोरेशन करनी पड़ती है फॉरेन कंट्रीज के साथ जिनके पास वो रिजर्व्स ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अर्जेंटीना बहुत बेस्ट कंट्री बनती है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से भी हम लिथियम को परचेज कर रहे हैं। तो वहां पे हम गए, हमने बोला कि नहीं, लिथियम तो चाहिए होगा एक्सेसिवली। 90% जो हमारी इंपोर्टिंग है, यानी कि जो हम खरीदते हैं लिथियम को, वो अर्जेंटीना से ही आता है। तो वो क्या है हमारे लिए? वो रॉ मटेरियल है। तो यहाँ पे ये जो विजन डॉक्यूमेंट आया है, यहाँ पे दो एलिमेंट्स के ऊपर फोकस करा, वन इज कॉपर और दूसरा है एल्यूमिनियम। अब जैसे एल्यूमिनियम शब्द बोलूं तो कहाँ कहाँ पे यूज करते हो? कहाँ कहाँ पे एल्यूमिनियम का यूज होता है? थोड़ी सी बड़ी इंडस्ट्रीज बताना, छोटा मोटा एग्जाम्पल नहीं चलेगा। वायरिंग आ गई, ठीक है, और डिफेंस सेक्टर में क्या चीज? हाँ जी, जो मिसाइल्स होते हैं आपके, इवन आपके जो एयरक्राफ्ट होते हैं, यस एयरक्राफ्ट होते हैं, लाइट वेट होता है ना एल्यूमिनियम का, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो आप इनको वहां पे यूज कर सकते हो जहां पे अगेंस्ट ग्रेविटी आपने जाना है। तो एल्यूमिनियम का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर। इसी के अलावा इकोनॉमी में आप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर पढ़ते हो, तो कौन से एरिया को हम बूस्ट करने वाले हैं? सेकेंडरी। और जब प्रोडक्ट्स बनेंगी तो अल्टीमेटली आप सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। प्राइमरी में क्या था यश? रॉ मटेरियल, जो भी नेचर से हमें चीजें मिलेंगी वो सब कहाँ पे आएंगी? प्राइमरी के अंदर। फिर आप कुछ मैन्युफैक्चर करोगे, कहाँ पे आएगा? सेकेंडरी में। देन आएगा टर्शरी, जब आप अल्टीमेटली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। आपने एयरक्राफ्ट अपने बना लिए, अभी बेच तो नहीं रहे हैं, खरीद ही रहे हैं, आपको पता होगा ये चीज तो। और सर्विसेज में क्या किया आपने? किसी को सर्विस प्रोवाइड करी जो कि इनटेंजिबल होगी। आपने बेचा, पैसा आया, पर सर्विस तो गई ना बीच में, हेल्प तो गई, असिस्टेंस तो गई। दैट इज द टर्शरी सेक्टर। इसके अलावा क्वाटनरी भी आता है, एक और आता है दैट इज क्वीनरी। क्वीनरी, यहाँ पे आप लोग आते हो जो एसडीएम एंड ऑल है, जहां पे डिसीजन मेकिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दैट इज फिफ्थ वाला सेक्टर, क्वीनरी सेक्टर बोलते हैं। और जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो सारे कहाँ पे आ जाएंगे? क्वाटनरी, क्योंकि उनकी जो फील्ड होगी वो स्पेसिफिक होगी। अगर कोई कार्डियोलॉजिस्ट है तो वो सिर्फ किसके साथ डील करेगा? हार्ट के साथ ही डील करेगा। कोई नेफ्रोलॉजिस्ट है, सिर्फ किडनी के साथ डील करेगा। पर यहाँ पे क्या होगा? आपको मल्टीपल डायमेंशन में जाना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे डिसीजन मेकिंग आपकी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक फील्ड नहीं है, मल्टीपल फील्ड्स होने वाले। डन। तो ये हमारे सेक्टर्स आए। अब आते हैं कॉपर का विजन डॉक्यूमेंट क्या है। तो यहाँ पे बोला गया कि 2047 तक, और 2047 में हमारा क्या टारगेट है? विकसित भारत एट 2047। उस दिन हमें पूरे 100 साल हो जाएंगे आजादी के, ठीक है, 2047 विकसित भारत। तो हमने यहाँ पे बोला कि जो कॉपर की डिमांड है वो इंक्रीज करने वाली है 6 गुना ज्यादा बाय द एंड ऑफ 2047। तो डिमांड इंक्रीज करेगी, पहला पॉइंट। और कितना कॉपर हमें ऐड करना पड़ेगा हर साल? 5 मिलियन टन पर एनम। 5 मिलियन टन पर एनम, इतना कॉपर हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि ये जो डिमांड रेज करने वाली है 2047 में, इसको हम मीटअप कर पाए। अब पीछे क्या था देखो, मीटिंग का नाम ही क्या लिखा हुआ था? माइनिंग, रिस्पॉन्सिबल माइनिंग के ऊपर फोकस करा गया है। डिमांड इंक्रीज करेगी, माइनिंग एक्सप्लॉइटेटिव तरीके से हो सकती है। तो यही इस मीटिंग का मेन मुद्दा था कि हम माइनिंग जब करेंगे तो एक ह्यूमैनिटेरियन तरीके से करेंगे कि नेचर को भी बहुत ज्यादा लॉस ना देखना पड़े, ठीक है। तो उस पर्पज से करना है। नेक्स्ट आ जाओ, 2030 का हमने ये टारगेट लिया हुआ है कि अगर हमें ये 2047 की मीट करनी है डिमांड, तो हमें अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी, स्मेल्टिंग कैपेसिटी 2030 तक और ज्यादा इंप्रूव करनी पड़ेगी। नाउ आई थिंक आप क्लियर हो, यहाँ पे स्मेल्टिंग लिखा है, रिफाइनिंग लिखा है, क्या इनके मीनिंग्स हैं हमने देख लिए पीछे। उसके बाद ये इसके देख लेना, डेफिनेशन दिए हुए हैं स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग के। नाउ कमिंग टू द एल्यूमिनियम विजन डॉक्यूमेंट। एल्यूमिनियम में मेन फोकस करा है बॉक्साइट। ज्यादा रिजर्व्स हमारे इंडिया में बॉक्साइट के ही हैं, अकेले एल्यूमिनियम के नहीं मिलते। और बॉक्साइट क्या है? एक ओर है। ओर यानी कि जिससे हम क्या करेंगे?
मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन करेंगे। अब इसमें भी क्या बोला हुआ है कि 2047 तक इसकी भी 6 गुना डिमांड इंक्रीज करने वाली है। इनडायरेक्टली एल्यूमिनियम की बात करी हुई है, और हमें अपनी बॉक्साइट की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा अराउंड 150 मिलियन टन पर एनम। इतना एक साल का टारगेट लेके चले हुए हैं। डन। तो ये विजन है ना, फ्यूचर की बारे में बात करेंगे यहाँ पे, एस्टिमेशन नहीं लगाएंगे ना। वो क्वेश्चन जो आते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन कि कॉपर के रिजर्व्स कहाँ पे मिलेंगे, एल्यूमिनियम के रिजर्व्स कहाँ पे मिलेंगे। तो सबसे पहले बॉक्साइट के देख लो। बॉक्साइट जब आप देखोगे तो अपने ओडिशा वाले एरिया में आ जाओ, यहाँ पे आपको बॉक्साइट के रिजर्व्स मिल जाएंगे। इसके अलावा इसी के साइड में छत्तीसगढ़ में भी आपको मिल जाएंगे, और नीचे वाले एरिया में आ जाओ आंध्र प्रदेश में भी आपको मिल जाएंगे। तो ये 3 लोकेशंस ऐसी हैं जहां पे आपको बॉक्साइट के रिजर्व्स मिलते हैं। और जो लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करना होता है मैप के ऊपर, जो मैंने लिखा होता है ना साइड में कि इसके लिए मैप बन सकता है, तो ऐसे शॉर्टकट में मैप बनाया करो, ठीक है। इसमें ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, बेशक आपने लिखा हो, पर जब मैप पे दिखती हैं चीजें उसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ ओडिशा। ओडिशा 73% बॉक्साइट प्रोड्यूसर है, तो सबसे ज्यादा आपको क्वांटिटी इसकी ओडिशा में ही मिलेगी। एंड वर्ल्ड में अगर देखोगे तो चाइना लीडिंग प्रोड्यूसर है एल्यूमिनियम का, अराउंड 58% वहीं पे है। ये भूल भी जाओ तो इट्स ओके। और ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडिया का भी काफी अच्छा रैंक है इफ कम्स टू बॉक्साइट के रिजर्व्स। अभी आप कॉपर में देखोगे तो इंडिया का रैंक आपको नहीं दिखेगा नजदीक में, काफी दूरी पे हैं हम, अभी उतने ज्यादा रिजर्व्स अपने पास नहीं है। नाउ कमिंग टू कॉपर। कॉपर के रिजर्व्स आपको सबसे ज्यादा इंडस वैली सिविलाइजेशन जब आप पढ़ोगे तो राजस्थान में आपको कॉपर का यूज होता हुआ दिखेगा, तो वहीं पे आपको सबसे ज्यादा कॉपर के रिजर्व्स भी मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश आ जाएगा, एंड देन झारखंड वाला एरिया आ जाएगा जहां पे आपको कॉपर के रिजर्व्स मिलेंगे। अब यहाँ पे बॉक्साइट वर्ड यूज नहीं किया, यहाँ पे हमने लिखा कॉपर, यानी कि हमारे पास ऐसे रिजर्व्स अवेलेबल हैं चाल्कोपाइराइट की फॉर्म में नहीं है, डायरेक्टली कॉपर अवेलेबल है, तो उसकी एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। एंड मध्य प्रदेश यहाँ पे लीडिंग प्रोड्यूसर बन चुका है, अगर डाटा देखें 2022-23 का। वैसे राजस्थान के पास ही है, पर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जो यूजेबल फॉर्म में हो, इसी वजह से मध्य प्रदेश लीड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर पूरे वर्ल्ड में देखोगे तो आगे आंसर आपका चिली का चुकी कमाटा, और वहीं पे कॉपर के रिजर्व्स। इसके अलावा पेरू कौन से कॉन्टिनेंट पे आपको कंट्री मिलेगी, साउथ अमेरिका वहीं पे थी, और साथ में आ गया ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे भी आपको कॉपर के रिजर्व्स मिलते हैं। बाकी स्ट्रेटेजिक रोल, इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं, कुछ हमने डिस्कस कर ली। वायरिंग एंड केबल्स बनानी है, कॉपर का आप यूज करते हो, सेम एल्यूमिनियम का भी यूज कर सकते हो। देन इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर्स, स्विच गियर, सर्किट बोर्ड्स, माइक्रोचिप्स, हीटिंग सिस्टम। रेलवे में कहाँ यूज होगा, आपने देखा होगा ऊपर सिग्नलिंग सिस्टम लगा होता है, वहां पे भी तो अभी कॉपर की वायर्स यूज कर रहे हैं हम। देन एरोस्पेस एंड मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, एयरक्राफ्ट आ गई आपकी, सबमरीन्स आ गई, नेवल शिप्स आ गए, वो सब में यूज होता है कॉपर। एंड बैटरीज सबसे इंपॉर्टेंट वन। एंड करेंसी प्रोडक्शन, इवन आपका वहां पे अलॉय यूज होता है, बेशक ब्रॉन्ज को किस चीज का मिक्सचर होता है, कॉपर एंड टिन का। अब यहाँ पे एक वर्ड आया अलॉय, अलॉय क्या होता है, दो या दो से ज्यादा मिनरल्स यहाँ पे मिक्स अगर आप करोगे तो उससे क्या बन के आएगा, एलॉय। और उसके पास बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है इफ कंपेयर जो उसके रॉ मटेरियल हमने यूज कर रहे थे। एंड सेम एल्यूमिनियम की यहाँ पे यूजेस देख लो, सेम ही है लगभग। बेवरेजेस कैन में भी आप देखते हो सबसे ज्यादा यूज होता है आज के टाइम पे। एंड सोलर पैनल्स, यस सोलर पैनल्स में जो यूज होता है वो भी तो एल्यूमिनियम ही होता है, हल्का होता है पर स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होती है। तो ये सारे एप्लीकेशंस आ जाते हैं एल्यूमिनियम के। खैर आपने जो विजन यहाँ पे बताया गया है उसके बारे में याद रखना है, ठीक है। हाँ जी ऑनलाइन बिल्कुल, ठीक है। लगे इस आर्टिकल के बारे में पता, सिंस ये विजन डॉक्यूमेंट था तो उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं था, वो तो टाइम बताएगा कि हम इसको इंप्लीमेंट कर पाते हैं या नहीं। ओके नाउ बताओ फटाफट से कौन, अच्छा पहले नए वाले स्टूडेंट, ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। टोटल ये आपको 17 दिखेंगे। ये गोल्स हमें 2030 तक अटेन करने हैं, और जब हमने इन्वेस्टमेंट पढ़ी तो इसमें 25 to 33% रिडक्शन देखने को मिली है। मतलब किसी को ध्यान नहीं है कि ये भी हमें अकम्प्लिश करने हैं। जैसे एसडीजी नंबर 1 बोलता है कि हमें गरीबी को खत्म करना है, एसडीजी नंबर 2 कहता है भूखमरी जो फैलती है उसको खत्म करना है, देन थर्ड पे फोकस किया है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो इसी तरह 17 गोल हैं, आपने दो दो याद करने होते हैं ये दिन के, तो शुरू कर दो इसको, ठीक है। जैसे आपको ये पीडीएफ एंड ऑल मिलेगी उसमें से देखना शुरू करना इसको। मुझे बताओ जो अभी आपने विजन वाला डॉक्यूमेंट देखा उसके हिसाब से कौन कौन से यहाँ पे एप्लीकेबल है। किसी ने बोला 9 पे आ गया आपका इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग आपका डायरेक्टली किससे रिलेटेड था, एसडीजी नंबर 9। याद करके कुछ नहीं होगा, इसको अपने आंसर्स में लिखना है फिर, ठीक है, तभी है फायदा। 7, 12 ओके 12 में आ गया रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड
प्रोडक्शन, मीटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ही ये था, ठीक है। और क्या बोला आपने? 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यही बोला कि एक्सप्लॉइट भी नहीं करना है, थोड़ा नेचर को भी ध्यान में रखते हुए करना है। और 8 वेरी इंपॉर्टेंट, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को ही हमने बूस्ट किया। और 17 वेरी गुड, पार्टनरशिप कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज के साथ जिनके साथ हमारी बनती हो, प्लस उनसे हम चीजें खरीद सके, ठीक है। और है कोई? 16 बोला किसी ने, पीस, ठीक है, ये वाला छोड़ सकते हैं, उतना ज्यादा नहीं है। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन तो नहीं होता, एक्ट्स निकल के आते हैं या फिर कोलैबोरेशन निकल के आते हैं, इंस्टीट्यूशन बहुत रेयर बनती है। 13 आ गया क्लाइमेट एक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। जब माइनिंग होगी तो ऑब्वियस ही बात है पोल्यूशन होगा, और आज के टाइम पे आप ग्लोबल वार्मिंग के अलावा भी पता नहीं कैसे कैसी प्रॉब्लम्स देख रहे हो, ठीक है, वेरी गुड 13। और 11 आ जाएगा सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, तो इसी के ऊपर तो एनहांस है, नाम ही क्या लिखा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो ये जो जितने भी गोल्स लिखे होते हैं इनको अपने आंसर्स में यूज किया करो, 2030 तक ही यूज होंगे, उसके बाद तो वैसे भी नहीं होंगे। मे बी आप लोगों का तब तक पेपर क्लियर हो जाए आराम से, अगर पढ़ेंगे तो हो जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा, सीधी सी बात। 0 और 1, नो क्वांटम टेक्नोलॉजी, वो 0 1 और एक बीच में इंटरमीडिएट स्टेज आती है ना, उसमें 0 और 1 दोनों आपको इकट्ठे दिखाई देते हैं, वैसा कुछ नहीं होगा, सुपर इम्पोजिशन बोलते हैं उसको, थोड़ा ज्यादा ही हो गया ये। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। इजिप्शियन जो पॉटरी मिली थी, लोकेशन आप ध्यान में रखोगे, ऑनलाइन आपको यहां तक क्लियर, ठीक है। यहाँ पे भी 8 9 11 17 7, ठीक है, गुड, 8 11, ठीक है, 9 12 7, ठीक है जी, ठीक है। ये सवाल बनते हैं, इनको लाइट ना लें, इजी होते हैं, इजी टू अटेम्प्ट, तो इनको ध्यान में रखना। अब मेन क्या है, यहाँ पे एक पॉटरी मिलती है, इस पॉटरी के अंदर थी एक बॉडी अगर पड़ी होगी तो उसके अंदर क्या होता है, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, जिसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कब की होगी ये बॉडी, एज वगैरह हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। 10th क्लास में आपने कुछ ऐसा शब्द पढ़ा था, C14, जिसे कार्बन डेटिंग भी बोलते हैं। होता क्या है, अब आप सांस ले रहे हो, खाना खा रहे हो, तो कार्बन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी बॉडी में जाता रहता है। जो आप खाते पीते हो ना, वो तो C12 होता है, कार्बन 12। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। एटॉमिक मास कितना आ जाता है? 12। पर इसी का एक आइसोटोप होता है जिसमें आपको एटॉमिक मास 14 भी मिलता है, न्यूट्रॉन 2 ज्यादा होते हैं, बस अभी के लिए याद रख लेना। अब जब आपने ये वाला कार्बन कंज्यूम किया होता है ना, ये वाला कार्बन भी आपकी बॉडी में जाता है, जो 14 वाला है, ये रेडियो एक्टिव होता है नेचर में। जैसे डेथ होती है इंसान की, ये C14 बॉडी के अंदर जाना छोड़ देता है। तो इसी C14 को आइडेंटिफाई करा जाता है ये कितना पुराना है, इसका एक डिके रेट होता है, ये नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट होता है, और भी बहुत सारी गैसेज होती हैं। पर जिस दिन आपने सांस लेना छोड़ दिया, उस दिन ये C14 बॉडी के अंदर नहीं जाता। तो आज के टाइम पे हमें पता लगा कि ये 4500 साल पुरानी डेड बॉडी थी जो इस सिरेमिक के पॉट के अंदर हमें मिली। तो ये कैसे पता लगी? इस C14 की वजह से, क्योंकि जब उसकी डेथ हुई, उसको कॉफिन के अंदर, मतलब इस पॉट के अंदर डाला, तो ये C14 उसकी बॉडी में नहीं गया। तो इसी को आइडेंटिफाई करते हैं, तो यही वाला डेटिंग मेथड यहाँ पे यूज करा गया है, दैट इज C14 डेटिंग मेथड, ठीक है। तो मेथड का पता लगा। अब ऑब्वियस ही बात है, स्किन तो बची नहीं होगी इसकी बॉडी की, तो डीएनए का सैंपल कहां से लिया होगा? क्या क्या? ठीक है, क्या बचा अपने पास? स्केलेटन सिस्टम। तो जो चॉइस यहाँ पे रखी थी वो बोन्स ना लेके टूथ का डीएनए एक्सट्रैक्ट करा हुआ था। तो कहीं से भी टूथ भी तो बची जाता है, दांत भी बची जाते हैं, हड्डियां भी बची जाती हैं। तो इसमें जो सैंपल ऑफ चॉइस थी वो कौन सा था? टूथ था। वेरी इंपॉर्टेंट, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करा, और ओल्डेस्ट डीएनए सैंपल बन चुका है इजिप्ट से आज के टाइम तक। इवन इंडिया का जो राखी गढ़ी वाला एरिया है, आईवीसी में आप पढ़ोगे राखी गढ़ी रीजन, यहाँ पे भी हमें डीएनए के सैंपल्स मिले हुए हैं, पर हम अच्छे से उसको प्रिजर्व नहीं कर पाए थे। जबकि ये वाला जो बॉडी थी अच्छे से प्रिजर्व हुई थी, क्योंकि एक तो स्पेसिफिक लोकेशन में ऐड करी हुई थी, इसको बरी नहीं करा हुआ था, और जो लोकेशन थी वो भी काफी सेफ सी थी। ये देखो, दिस इज इजिप्ट का मैप, यहाँ पे इसकी कैपिटल आएगी कायरो। नीचे की तरफ आ जाओ, इस वाले लोकेशन पे 265 किलोमीटर की दूरी पे आपको एक लोकेशन मिलेगी, नोवारत, ये वाली नोवारत। यहाँ पे ये टूम मिलेंगे आपको, ये रॉक के बड़ी सी, इसके बीच में छोटे छोटे कट्स लगा रखे हैं, इनको बोलते हैं रॉक कट टूम्स, ठीक है, ये सारे। और इनके अंदर फिर सिरामिक्स के ये पॉट्स रख दिए जाते थे, जिसमें से सिर्फ एक ही पॉट के अंदर हमें ये बॉडी मिली हुई थी। अब ऐसा नहीं है कि ये बॉडी आज के टाइम पे मिली, कितना टाइम लग गया होगा डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हुए, डीएनए को आइडेंटिफाई करते हुए। ये अपने को मिला था 20th सेंचुरी में, मतलब 19 की जब सीरीज चली हुई थी तब ये बॉडी मिल गई थी। फिर इजिप्ट ने क्या किया कि इसको अपने म्यूजियम में रख लिया कि हम लोगों को दिखाएंगे, पर यूके ने इंटरेस्ट शो करा कि नहीं, हम इसके ऊपर रिसर्च करेंगे कि कितना पुराना है। तो यूके वाले ले जाते हैं इसको, लिवरपूल यूनिवर्सिटी है वहां पे इसकी पूरी स्टडी करी गई, और आज जाके पता लगा ये 4500 टू 4800 ईयर्स पुरानी होगी।
जो ये बॉडी थी इसके अंदर, ठीक है। तो ओल्डेस्ट बन चुका है अभी ये डीएनए सैंपल ऑफ इजिप्ट। अगर वर्ल्ड में देखोगे तो कहाँ का मिलेगा आपको, इजराइल का था, ठीक है। इजराइल में सैंपल मिला था, वो 10,000 साल पुराना सैंपल मिला था, जिसको अच्छे से हम रिसर्च कर पाए थे, स्टडी कर पाए थे। नाउ नेक्स्ट आते हैं कहाँ कहाँ पे इसकी रिश्तेदारी मिली। नाउ अगर वर्ल्ड मैप पे देखोगे ये कौन सा पार्ट है, ये इंडिया आ गया, तो इंडिया के बिल्कुल आ जाओ वेस्टर्न डायरेक्शन पे, ये कौन सा पेनिनसुला है, अरब पेनिनसुला, सऊदी अरेबिया, यूएई, वो सारी कंट्रीज आपको यहाँ पे मिलेंगी। ये वाला कौन सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। और आपने इजिप्ट को कहाँ देखा, इस रीजन पे। अब इजिप्ट में ये सिरेमिक का पॉट मिला, ठीक है। अब जब इसकी स्टडी करी गई डीएनए की, तो 78% मैचेस यहाँ पे एक कंट्री है मोरक्को, मोरक्को के मिले हैं। मतलब इसके जो रिश्तेदार थे ज्यादातर कहाँ पे रुके होंगे किसी टाइम पे, मोरक्को वाले पार्ट में। मे भी ये काम के पर्पज से कहाँ गया होगा, इजिप्ट वाले रीजन में। ऐसे ही हिस्ट्री की कहानी बनानी पड़ती है, मैंने नहीं बनाई है, साइंटिस्ट ने बनाई हुई है, मैं तो आपको बता रही हूँ। फिर उसके बाद अभी 78% डीएनए मैच हुआ मोरक्को के साथ। इसके बाद ऊपर की तरफ आओ, यहाँ पे आपको सिनाई पेनिनसुला मिलेगा। यहाँ पे एक क्रीसेंट मिलता है जिसको क्या बोलते हैं, फर्टाइल क्रीसेंट। अब फर्टाइल आप जमीन के लिए भी यूज करते हो, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा फ्लरिश किया था ड्यूरिंग नियोलिथिक पीरियड। पत्थर काल युग पढ़ते हो आप, स्टोन एज, पेलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक। नियोलिथिक में इंडिया से भी पहले इस रीजन में एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा था। ये जो फर्टाइल क्रीसेंट है, यहाँ पे ही आपको एक कंट्री भी मिलेगी जिसका नाम है इराक। इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया। ईरान का क्या था, पर्शिया। मैं यहाँ लिखूंगी नहीं तो नए वाले कंफ्यूज होंगे, तो दोनों नाम एक से लगते हैं। इराक का पुराने वाला नाम आएगा मेसोपोटामिया। पर ऐसा नहीं था कि मेसोपोटामिया ये इराक का ही रीजन था, कुछ हिस्सा ऊपर सीरिया का भी टच करता था। मेसोपोटामिया की बात कर रही हूँ, इराक का तो मेन लैंड था, इराक तो सबसे ज्यादा एरिया था यहाँ पे जो ऑक्यूपाइड था। थोड़ा सा ऊपर की तरफ आप देखोगे तुर्की भी टच करता था, ठीक है। मतलब इस एरिया को भी मेसोपोटामिया बोलते थे। फिर इराक के आप साइड में देखोगे, इस रीजन में आपको सीरिया मिलेगा, सीरिया के साथ भी ये टच करता था। एंड पीछे वाली साइड आ जाओ, यहाँ पे आपको ईरान मिलेगा, तो ईरान के साथ भी ये टच किया करता था। अब बोला टच मतलब अकेला इराक नहीं था मेसोपोटामिया, थोड़े बहुत एरियाज ये भी टच करते थे, ठीक है। अब जो आधे एविडेंसेस मिले हुए हैं वो हमें मेसोपोटामियन भी मिले, मतलब कितना बच गया 22%। तो 22% जो डीएनए के सैंपल हैं वो किसके साथ मैच हुए हैं, मेसोपोटामिया। पर ये जो 22% डीएनए का मैच हुआ ना मेसोपोटामिया के साथ, ये और भी पुराना है 78% के कंपैरिजन में। तो मतलब माइग्रेशन हुई होंगी, ये मे भी पर्पस, इस पर्पस है कि मुझे यहाँ पे ज्यादा अच्छा काम मिल सकता है, मोरक्को आए होंगे। फिर मे भी इनके जो रिश्तेदार थे, मतलब इसमें जो बॉडी मिली हमें, इनके रिश्तेदारों ने डिसाइड किया होगा कि हमें इजिप्ट जाना है। तो इस तरह से आपको माइग्रेशन के पैटर्न्स भी मिलेंगे जो पास्ट में भी हुआ करते थे, आज की ही बात नहीं है, ठीक है। तो जो मेन एम्फेसाइज किया गया है वो एक ही पॉइंट पे है, विच इज माइग्रेशन। और साथ में रिश्तेदारियां आप देख सकते हो, ये एंथ्रोपोलॉजी में यूज होगी, जिसका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, बाकियों को इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड फर्टाइल क्रीसेंट आप याद रखोगे, कौन कौन सी कंट्रीज आती है फर्टाइल क्रीसेंट के अंदर। हाँ जी ऑनलाइन, ठीक है। सोनम C14 हमारे नेचर में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। सैंपल एक्सट्रैक्शन करी जाती है, लैब्स के अंदर ये पूरा प्रिपेयर करा जाता है, और बॉडी के अंदर C14 ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। फिर कंपैरिजन करते हैं कि ये वाला C14 कितना पुराना है जो उस बॉडी के सैंपल से मिला होता है। खैर ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें डिकेइंग मेथड्स यूज करे जाते हैं। डिके क्या होता है, कोई चीज कम होती चल रही है तो बस वो डिके रेट्स होते हैं, नाइट्रोजन 14 15 पता नहीं क्या क्या निकल के आता है, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, उसको आप स्किप कर सकते हो। हाँ जी, हम फर्टाइल क्रीसेंट पे थे। कंट्रीज बताओ, इराक आ गया, ठीक है, सीरिया आ गया, तुर्की का थोड़ा सा हिस्सा आ गया, ठीक है, और इजराइल, सबसे ज्यादा तो इजराइल का ही हिस्सा हुआ करता था यहाँ पे, और पैलेस्तीन। अब पैलेस्तीन देखो रिकॉग्नाइज तो नहीं बची है किसी के भी एंड से, इजराइली काउंट करते हैं, तो हम दोनों को कंसीडर करेंगे क्योंकि हिस्ट्री की बुक में दोनों का नाम दिया हुआ है। और कौन सा आ जाएगा, हो गए सारे, इराक रह गया ये जो है, ठीक है। बस ईरान का कुछ हिस्सा था, थोड़ा सा बिल्कुल टच ही करता था। तो दैट वाज गोल्डन क्रीसेंट जो नियोलिथिक पीरियड में बना हुआ था। लग गया इसका आइडिया कि कहाँ कहाँ पे है। माइग्रेशंस के पैटर्न देख लेना, यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी हुई हैं, लोकेशन बताई है। बाकी ये जो बॉडी है, इसका जो सेक्स क्रोमोसोम निकल गया है वो XY था, यानी कि ये क्या होगा, मेल, तो XY क्रोमोसोम से पता लग गया। एंड कलर्स के भी बताए हैं, जेनेटिक पैटर्न बहुत डिटेल में पढ़े हैं इन्होंने, कि ब्राउन कलर की आईज होंगी, ब्राउन कलर के ही बाल होंगे, स्किन पिगमेंटेशन में भी इंटरमीडिएट सी होगी, कुछ खास आइडिया नहीं है, बट डार्क टू ब्लैक स्किन भी बोली गई है।
चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए, हाइट बता दिया, कितने साल का ये इंसान रहा होगा, तो या तो 44 या तो 64, इन दोनों के बीच में जैसे रहा होगा इसकी जो उम्र थी जब ये इसकी डेथ हुई। और क्या चीजें पता लगी, तो इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रखा था, यानी कि इन्फ्लेमेशन हो गई थी घुटनों वाले एरिया में, तो उम्र तो ज्यादा ही थी, यहां से पता लग गया। और इसके जो दांत थे वो भी काफी वॉर्न थे, यूज काफी हो चुके थे, मे बी नॉन वेजिटेरियन था, ज्यादा जोर लगता है ना जब आप नॉन वेज खाते हो, तो उस टाइम के हिसाब से। अब तो सॉफ्ट वाला आता है, क्या क्या बोलते हैं उसको, वो जो बिल्कुल ही सॉफ्ट कर दिया होता है। हाँ ठीक है मैम, पता नहीं कैसी कैसी वेरिएंट होती है, जो नॉन वेजिटेरियन उनको पता होगा। अब थोड़ी लगता ज्यादा जोर खाने में, पहले तो बस आग होती थी और मीट होता था, उसी को पका के खाया जाता था, अब तो तड़का लगता है ना प्रॉपर, तो उस हिसाब से ये। नाउ ओल्ड किंगडम जब इजिप्ट के एग्जिस्ट करे होंगे तभी एग्जिस्ट करता था, ये मैंने आपको सारा एक ही मैप के ऊपर बता दिया। ये फर्टाइल क्रीसेंट आपका बनता था, यहाँ मेसोपोटामियन रीजन था, ये नील रिवर कहाँ से जाती है, इजिप्ट वाले पार्ट से होके जाती है, तो ये वाला पोर्शन आ गया। एंड वो देख लो इराक की बॉर्डरिंग कंट्रीज आज के टाइम पे कौन कौन सी हैं वो भी याद रखना। तो कुछ तो आपने याद कर ही ली, जैसे सीरिया से हमने पढ़ा, देन तुर्की से पढ़ा और ईरान से पढ़ा। दो तीन कंट्रीज और याद रखनी है, एक जॉर्डन लगती है, सऊदी अरेबिया लगती है और कुवैत भी लगती है, तो ये इराक की बॉर्डरिंग कंट्रीज आ जाएंगी, ठीक है, तो इनको भी ध्यान में रखना। पर वो जो हमने पीछे पढ़ी वो मेसोपोटामिया की थी, कि मेसोपोटामियन रीजन कौन सा हुआ करता था, तो इराक के साथ सीरिया, तुर्की, ईरान, वो मेसोपोटामिया हिस्ट्री की बात करी। आज के टाइम पे आपको इराक के साथ जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और कुवैत भी टच होता हुआ मिलेगा। एंड डीएनए कहाँ से एक्सट्रैक्ट करा है, तो दान से करा हुआ है। और 20th सेंचुरी में ये हमें बॉडी आइडेंटिफाई हुई थी, इजिप्ट से हम ले आए इसको उठा के, हम नहीं लेके आए, यूके वाले ले गए थे, लिवरपूल यूनिवर्सिटी में इसकी स्टडी करी गई। 78% डीएनए किससे मैच हुआ, मोरक्को के साथ, 22% मेसोपोटामिया के जो फार्मर्स हुआ करते थे उनके साथ, एंड बाकी ये जो मेसोपोटामिया है कहाँ कहाँ का एरिया है वो टच बताया हुआ है। कल्चरल एक्सचेंज रहा होगा, माइग्रेशन, आप रिश्तेदारों से भी मिलने को जाते हो ना दूर दूर, तो अगेन कल्चरल माइग्रेशन भी यहाँ पे मिले होंगे, मतलब मेन फोकस यहाँ पे माइग्रेशन पे करा गया है। और इंडिया के अंदर अगर देखोगे तो राखी गढ़ी का एक सैंपल दिया है, जो सैंपल हमारे पास 4000 साल पुराना है, पर इसको हमने अच्छे से प्रिजर्व नहीं किया था, तो आज तक ढंग से डीएनए की एक्सट्रैक्शन नहीं कर पाए। नाउ थोड़े से आर्टिकल बच गए, पर टाइम कर लें इस आर्टिकल को, छोटा सा आर्टिकल है, 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं। डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। नाउ डिजिटल पेमेंट, जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, सबसे ज्यादा घोटाले आज के टाइम पे उसी से हो रहे हैं, कि आपको ओटीपी आया होगा। एक दिन मुझे भी आई थी कॉल, मैंने सुनाई थी ये स्टोरी, जब हमने कंबोडिया का साइबर क्राइम वाला केस पढ़ा था, लास्ट ईयर की बात है। उसने कॉल करी और वो वैसे ही बोल रहा था जैसे पापा मुझसे बात करते हैं, कि बेटा आपके पापा ने ऐसे ऐसे पैसे भेजने को बोला है। पहले तो मैं ऐसे की, मैं कमा रही हूँ, पापा मुझे पैसे क्यों भेजेंगे। फिर मैं कहा चल पूछ लेती हूँ कितने बोल रहे हैं, मैं वो बोलता 50,000। थोड़ी देर के लिए लालच आया, पर पता भी चल गया कि 50 क्यों ही भेजेंगे मुझे। फिर मैंने बोला बताओ फिर कैसे भेजना है। उसने क्या किया, उन्होंने मैसेज बनाया होता है प्रॉपर, जैसे गूगल पे ट्रांजेक्शन आती है ना, वो आपको ऐसे ही लगेगी जैसे पैसे आए हुए हैं। उसने भेजे, पहले 50,000 भेजा, मैंने बोला रिसीव नहीं हुए, मुझे मैसेज नहीं आ रहा। फिर उसने बोला रुको 15 और भेजता हूँ, पर आपको फिर ये वापस करना पड़ेगा। मैं कहा मैं कर दूंगी, आप भेजो 15,000। फिर उसको भी पता लग चुका था कि इसको पता लग गया है, मुझे पता लग चुका था कि इसको, कि ये कौन है। फिर मैं भी ऐसे बातें करती रही, मैं कहा और किस किस को भेजा आपने पैसे, ऐसे ऐसे करके। पापा को बताया मैंने, मैं कहा पापा से स्कैम हुआ था। पापा को आया गुस्सा, उन्होंने बोला तू नंबर दे। फिर उनका कोई फ्रेंड है जो कि आईपीएस ऑफिसर है। मैं तो ये देख रही थी पुलिस के ना इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होते हैं ना, अगर ये चाहे ना तो ये केसेस को बहुत स्पीड से सॉल्व कर सकते हैं। वो 4 लोग थे जो स्कैम में इंडल्ज थे, काफी टाइम से पता लगा रहे थे उसके बारे में कि हैं कौन। फिर उस दिन वो पकड़े गए कि फाइनली कि हाँ ये स्कैम कर रहे हैं एक्चुअल में। और ऐसे नहीं था कि मेरा तो चलो 50,000 15,000 वाला सिनारियो था, लोगों के 3-3 लाख 4-4 लाख 10-10 लाख उन्होंने उड़ाए हुए थे। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड होता है। अब उसी को, इसी टाइप के फ्रॉड जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स आप करते हो, उसको ही रोकने के लिए डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लाया जाएगा। अभी बात यह है कि ये पायलट प्रोजेक्ट पे होगा, यहाँ पे फ्रॉड नहीं चल रहे पायलट प्रोजेक्ट पे। पायलट का मतलब होता है पूरे इंडिया में एक साथ इंप्लीमेंट नहीं करा जाएगा, थोड़े थोड़े एरियाज में इसको इंप्लीमेंट करेंगे सबसे पहले। जबकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक साथ ही करो ना, कोई एरर आएगा पता लग जाएगा। बट एनीवेज इनकी डिसीजन है, वो किसने किया है, तो आंसर इज आरबीआई। यहाँ पे ऑप्शन में सेबी एंड अदर बैंक्स भी आपको मिलेंगे, तो आपने याद रखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
तो रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग करी जाएगी। जैसे ही ऐसा कोई फ्रॉड कमिट होगा, कंप्लेंट आएगी फ्रॉम द कंप्लाइंट साइड, तो साथ के साथ उसको चेक करा जाएगा। रियल टाइम के ऊपर इंटेलिजेंस शेयरिंग करी जाएगी। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये जो रिस्क, फ्रॉड रिस्क इंक्रीज कर रहे हैं उसको मैनेज करना है, और जो डेटा है अथॉरिटीज के बीच में वो इजीली शेयर हो सके, उसी पर्पज से इसको लाया गया है। नाउ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए, वो है एपी होटा कमेटी के बारे में। आरबीआई ने क्या किया था, एक कमेटी बिठाई थी 2024 के अंदर, जिसको लीड करा था एपी होटा ने। जो भी चेयर करता है, लीड करता है, उसी के नाम पे वो कमेटी का नाम पड़ जाता है। एपी होटा कमेटी के अंदर ये चीज एग्जामिन करी गई कि कैसे हम इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फ्रॉड रिलेटेड केसेस थे बहुत ज्यादा रैपिड तरीके से इंक्रीज हुए थे। अभी आपको डेटा दिखेगा ना, जब पहले दिखा देती हूँ। फाइनेंशियल ईयर 2025 में अगर केसेस देखोगे ना, 35,014 करोड़ रुपए के फ्रॉड्स आपको मिलेंगे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के। एंड इफ कंपेयर टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2024 का अगर देखोगे, तो उसमें 12,230 करोड़ के ही फ्रॉड्स हुए थे। ही तो मैंने ऐसे बोला, पता नहीं कितनी कम रकम होगी, पर इफ कंपेयर टू द फाइनेंशियल ईयर 2025, इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा केसेस आपको दिखेंगे। एंड दूसरी जो चीज आपने याद रखनी है, जब इसको बनाया जाएगा, ये जो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म रहेगा, तो यहाँ पे 5 से 10 बैंक्स की कंसल्टेशन भी ली जाएगी। अब जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनके मल्टीपल ऑफिसेज होते हैं, जिसका एक ऑफिस है इनोवेशन हब। कौन सा एसडीजी आएगा? 9 में पढ़ा ना आपने, इंडस्ट्री इनोवेशन, तो उसी का ये पार्ट है कि इनका मेन काम कहाँ पे रहता है, जो ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज आज के टाइम पे बूस्ट कर रही है, उन्हीं के ऊपर एम्फेसाइज करना। तो जब भी ये बनाया जाएगा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के द्वारा, तो एक प्रोटोटाइप पहले बनाएंगे। प्रोटोटाइप होता है जस्ट सैंपल बेसिस पे बनाएंगे, फिर उसकी टेस्टिंग करेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें क्या एरर्स आ रहे हैं। और जब तक वो एरर आइडेंटिफाई करेंगे, तब तक और लेवल के फ्रॉड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो वो एप्लीकेशन उसके कंपैरिजन में पुरानी हो जाएगी जब तक ये चेक होगा। प्रोटोटाइप मतलब आपने जस्ट सैंपल बेसिस के लिए उसको बनाया। एंड वर्किंग कैसे होगी, तो कलेक्ट करेगा डाटा, एनालाइज करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें जोड़ी जाएगी, ताकि जितना फास्ट हो सके वो डाटा का शेयरिंग हो सके अमंग द अथॉरिटीज। और फ्रॉड कैसे कैसे अक्कर करते हैं, तो आपके डिजिटल पेमेंट, जो भी आप एप्लीकेशंस यूज करते हो, आपके जो डेबिट कार्ड होते हैं, उनके थ्रू भी ये काफी सारे स्कैम्स होते हैं। लोग तो अपने डेबिट कार्ड, एटीएम का उधर ही भूल जाते हैं, साथ में लगे हुए, फिर बाद में निकाल के ऊपर लटकाए होते हैं। तो एनीवेज वो सारे यहाँ पे केसेस आपको मिलेंगे। डन, छोटा सा था ये। हाँ, इसी में आएगा, वो सारा इसी में इंक्लूडेड होगा फिर। पर ये होता है कि उसके लिए फिजिकली अवेलेबल होना जरूरी होता है, मतलब थोड़ा आइडियल कंडीशन में चले गए आप। एनीवेज, नाउ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, छोटा सा आर्टिकल है बिल्कुल। एक तो किसने अवार्ड दिया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दिया है। उनका भी एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024 टू 25। डिजिटल पेमेंट अवार्ड जिसको किसने दिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन सा डिपार्टमेंट है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज का। पर अगर आप देखोगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर आता है और मिनिस्ट्री आएगी कम्युनिकेशन की। डिफरेंस है दोनों के बीच में। अवार्डिंग कौन सी थी, फाइनेंस। और अगर देखोगे कि आईपीपीबी किसके अंडर आता है, तो ये आपके डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या फिर कम्युनिकेशन। और पूरा का पूरा 100% गवर्नमेंट ओन्ड बैंक आपको मिलेगा। 2018 में इसको हमने लॉन्च किया था। सिग्निफिकेंस क्या था, जहां पे अमेजोन की डिलीवरी नहीं पहुंच पाती, वहां पे आपको पोस्ट बैंक्स मिलेंगे, ठीक है, पोस्टल एरियाज मिलेंगे, वहां से आज तक डिलीवरीज होती हैं। सुना होगा ना आपने कि कुछ डिलीवरीज आपने दूर से मंगवाई होती है, वहां पे लिखा होता है कि आपके पोस्ट बैंक पे आ चुकी है, तो मतलब फिर पोस्टल के थ्रू ही वो आपको डिलीवरी रिसीव होती है। तो यहाँ पे 1.65 लाख पोस्ट ऑफिसेज को इनको नेटवर्क में लाया था, और फिर इसको आईपीपीबी को इंप्लीमेंट करा था, ताकि जो लोग हैं, वल्नरेबल सेक्शन जिनको हम बोलते हैं, या फिर मार्जिनलाइज्ड सेक्शन बोलते हैं, जिनको बैंकिंग सर्विसेज बाकी मेन स्ट्रीम के कंपैरिजन में कम मिली होती है, अंडर बैंक्ड एरियाज आप बोल सकते हो, जहां पे बैंक्स की उतनी ज्यादा क्वांटिटी नहीं मिलेगी। यहाँ पे देखोगे आप सिटीज के अंदर हर सेक्टर में आपको एक एक बैंक मिल जाएगा, पर वहीं पे ये जो मार्जिनलाइज्ड एरियाज होंगे, यहाँ पे आपको बैंकिंग की सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं मिलेंगी। तो वहां पे भी आईपीपीबी ने सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं। और यहाँ पे क्रेडिट वगैरह नहीं दिया जाता, क्रेडिट कार्ड का भी नहीं है, ना तो लोन इशू करे जाते हैं इस बैंक के द्वारा। मेन फोकस कहाँ पे होता है, बस डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपने कोई लमसम अमाउंट ऑफ मनी को डिपॉजिट करना है बैंक के अंदर, ताकि आपको इंटरेस्ट मिल जाए, कोई पैसा एक्स्ट्रा मिल जाए, और उसके ऊपर भी लिमिट है कि आप 2 लाख से ज्यादा का रुपया डिपॉजिट नहीं कर सकते। आपने किसी को, थर्ड पार्टी को कोई पैसा डिपॉजिट करवाना है ना, व्हाट इज थर्ड पार्टी। मान लो आपने कोई कॉलेज की फीस डिपॉजिट करवानी है, वहां पे आपका अकाउंट नहीं है ना, आप तो सिर्फ पैसे भेजने के लिए जाओगे, किसी और के अकाउंट में वो रिसीव होगा, तो थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन इसके थ्रू अलाउ है। एटीएम डेबिट कार्ड ये अलॉट करते हैं, पर क्रेडिट कार्ड ये अलॉट
नहीं करेंगे, क्योंकि क्रेडिट का है ही नहीं इसमें इशू, ना तो लोन देंगे ना तो कोई क्रेडिट कार्ड, कुछ नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे। दैट्स ऑल। अगला जो आर्टिकल बचा अपना स्पेशल इकोनॉमिक जोन, काफी बड़ा है, या तो कल कर लेंगे या तो फिर परसों करेंगे इसको कवर अप। कल आपकी एडिटोरियल की क्लास होती है, मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो उसको अटेंड करने की ट्राई करना है, ठीक है। कोई यहां तक डाउट? आई लॉस्ट 1 लाख इन साइबर क्राइम, वेरी गुड सोनम। हाँ जी, लोन नहीं देंगे अगर तो डिपॉजिट तो है ना, ये देखो यहाँ पे लिखा है डिपॉजिट तो है 2 लाख के, पर ये फंड तो करा जाएगा ना आगे किसी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी के लिए, किसी इकोनॉमिक। हाँ, ये जो पैसा गया ना इनके पास, जनता को लोन नहीं देंगे, इंटरेस्ट देंगे। लोन, हाँ हाँ, जो इसके पास पैसा आएगा इन्होंने रख के क्या करना है उसका, वो आगे जाएगा। 100% गवर्नमेंट ओन, तो जितने भी गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगना है वहां पे ये पैसा देंगे, फिर उसी से इनको पैसा रिटर्न में आएगा। अब वो पैसा लगा दिया, वापस भी तो आना है, तो वहीं पे आएगा। सिक्योरिटी नहीं इसको बोल सकते, ये उन सेक्शंस के लिए बनाया गया था जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जिनको अंडर बैंकिंग की सर्विस। नहीं, इसमें कोई सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आपको मिलेगा, वो आपको फिर कमर्शियल बैंक्स में मिल ही रहा है ऑलरेडी। ये तो बस रीच का था मेन, कि उस सेक्शन तक हमें पहुंचना है जहां पे ये बैंकिंग सर्विसेज अलॉट नहीं थी, वहां पे मेन फोकस था इसका। और बाकी ये जो पैसा आप देखो, डिपॉजिट कर दिए 2 लाख का, मान लो 10 कर लोगों ने भी 2 लाख डिपॉजिट करे, कितना बन गया 20 लाख। इसको आगे किसी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए दिया जा सकता है ये पैसा, क्योंकि ये तो है ही 100% गवर्नमेंट ओन ना। पैसा डूबेगा तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। आज के टाइम पे तो 50 लाख भी आपका डूब जाएगा तो आपको एंड में 5 लाख ही रुपया मिलेगा, पता है ना ये चीज। हाँ, तो बस वही चीज है।